कृषि बिल को लेकर दिग्विजय सिंह का पीएम पर निशाना, कहा मोदी उस मानसिकता के व्यक्ति हैं जो मैं कहूंगा वही सही, बाकी सब बेकार। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा छत्तीसगढ़ में बेअसर रहा भारत बंद, गांव में रहा सब कुछ सामान्य। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अपर मुख्य विकास अधिकारी के व्यवहार से दुखी कर्मचारी, ऑफिस में बनाया जाता है मुर्गा, लगाई जाती है उठक बैठक। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान कानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मोदी उस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि जो मैं कहूंगा वो सही, बाकी सब बेकार है। लेकिन विश्वास है कि वे जिद छोड़ देंगे और तीनों कानून वापस लेंगे। दिग्विजय सिंह ने इन कानूनों के लिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाकर कानून पास कराने की वकालत की है। बैतूल में दिवंगत कांग्रेस विधायक विनोद डांगा को श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह समझना पड़ेगा कि आखिर यह कानून क्यों लाए हैं। किया गया है, ट्रेड यूनियंस पर भी शिकंजा कसा गया है। ट्रेड यूनियंस का भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान था उसे और कठिन किया गया है। इस मजदूरों की जो वर्क आवर्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें भी परिवर्तन करने का प्रयास किया है और उसकी ओपन कर दिया गया है कि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे भी मजदूरों से काम लिया जा सकता है। ये सब चीज़ें गरीब मजदूर और किसान विरोधी हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। बार बार जो वार्ता विफल हो रही है केंद्र सरकार से, क्या उसके पीछे कोई साजिश है? साजिश किसकी है? कौन साजिश करेगा? बात यह है कि हर चीज में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो उनसे सहमत नहीं, या तो वो देशद्रोही है, या साजिश करता है, या राष्ट्र हित में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था में हम सब राष्ट्र हित की बात करते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है। कोई देशद्रोही है तो उसको बंद करिए, उजागर करिए, लेकिन जो हमारी बात ना माने वो देशद्रोही। ये तो लोकतंत्र की मूल धारणा के ही विपरीत है। लोकतंत्र में विपक्ष तो होता ही है, और विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का? एक तंत्र हो जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि 20 पेज का जो कानून है उसको किसानों को गुमराह करने का आरोप है कांग्रेस पर। ये मतलब ऐसा है कि ठीक है, तो अकाली दल वाले भी गुमराह हो गए, बाकी दल भी गुमराह हो गए। प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्ति जिसने शुरू से भाजपा को सपोर्ट किया और सर्वमान्य नेता है उस पंजाब और अकाली दल के, उनको भी वो भी गुमराह कर रहे हैं, या वो भी गुमराह हो गए। तो ये बेकार बात करते हैं। भाजपा अकेली पड़ गई है। एमएसपी को लेकर उन्होंने लिखित आश्वासन देने की बात कही है। 20 पेज का मसौदा भी किसानों के सामने रखा है। अरे आश्वासन क्या है? कल मैं मंडी में था इंदौर में, 1940 का 1980 क्या रेट है गेहूं की? एमएसपी शायद 1940 है। 1400 में गेहूं बिक रहा था कल। चने की कीमत एमएसपी है 4,850, 4,000 और 4,500 चना बिक रहा था। आश्वासन दे क्या होता है? इन्होंने आश्वासन दिया नोटबंदी हम 50 दिन में समाप्त हो जाएगा व्यवस्था। आज हालत यह है कि तब 17.5 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में थी, या 26 लाख की करोड़ की संपत्ति करेंसी मार्केट में है। ये 9 लाख करोड़ कहां से आया? किसके पास है? मार्केट में तो नजर नहीं आता। इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। तो ये केवल गुमराह करने वाली बात है, और इसलिए हम सब किसानों के साथ हैं, हर पार्टी से उठकर। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए में जितने बीजेपी के अलाइज हैं वो इन पर दबाव डालकर किसानों के हित में किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर, किसानों के आंदोलन को? हम तो किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। आज शिवराज सिंह जी ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार है मेरिट की सरकार है, जो पिछली जो सरकार थी वो लेन देन की सरकार। कौन सी मेरिट की? मेरिट की सरकार। लेन देन की सरकार तो रही ना। 28 एमएलए को खरीद फरोख्त किया है 25 को,
तो लेन देन की सरकार है ना वो तो। एक बात जो बात हो रही है कि 2 दिन ताले नहीं खुले, क्या पीसीसी के 2 दिन ताले नहीं खुले बीच में, ऐसा नहीं है। नगरीय चुनाव को लेकर जो बात हो रही है कि अध्यक्ष का चुनाव अपना वोट के द्वारा किया जाएगा, क्या आपको लगता सही है जो पुराना फैसला उन्होंने बदल दिया? जी, अध्यक्ष के चुनाव पर महापौर के अध्यक्ष को चुनाव की बात कर रहे हैं, शिवराज जी ने मना कर दिया, अभी चेंज कर दिया, आपको क्या लगता है? ऐसा है, दोनों प्रणालियां चल रही हैं। एक जनता द्वारा चुना जाता है, एक पार्षदों द्वारा चुना जाता है। तो पहले मेरे कार्यकाल में जनता चुनती थी, फिर कमलनाथ जी ने उसे पार्षदों के माध्यम से किया, उन्होंने पलट के वापस वो दमोह के विधायक लोधी जी भी चले गए। 35 करोड़ 50 करोड़ जिसको मिलेंगे, कोई रुक पाएगा? कांग्रेस के संगठन जो अभी संगठन की स्थिति है सुदृढ़ करने के लिए कोई प्लान है कि कांग्रेस का? कमलनाथ जी के पास ऐसा है ना, जल जंगल जमीन आदिवासी। कांग्रेस का प्रायोजित भारत बंद छत्तीसगढ़ में असफल रहा। यहां का किसान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहा है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने यह बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ बंद के पीछे कांग्रेस है। बंद का आंशिक असर शहरी क्षेत्र में कुछ देखा गया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र पर भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा है। ग्रामीण मोदी जी के कृषि बिल के साथ हैं। कोरोना संकट से हमारे व्यापारी भाई किसी तरह बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बंद कर उन्हें भी परेशानी में डाल दिया है। केंद्र के किसान बिल का हर कोई समर्थन कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी भारत बंद के आह्वान पर बंद का आयोजन किया गया है। नाम तो छत्तीसगढ़ के किसानों का है, लेकिन ये पूरा बंद कराने का काम कांग्रेस पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही दुख और चिंता का विषय है कि जहां छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था, 85% आबादी कृषि और कृषि उत्पाद पर अपनी आजीविका चलाती है। ऐसे कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के किसानों के नाम पर जो कांग्रेस की सरकार 68 सीटें लेकर प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया, और आज उसी कांग्रेस के शासनकाल में जो वादा किया गया था कि 2 साल का उनको पिछला बोनस देने का, 25 रुपये धान खरीदने का, किसानों के एक दाना धान खरीदने का, पूर्ण कर्जा माफ़ी का, लेकिन हुआ क्या? किसानों का सिर्फ जिला सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ हुआ, बाकी बैंकों का माफ़ नहीं हुआ। किसानों का धान खरीदी के नाम पर रकबा घटा दिया गया। जो वनवासी हमारे वनांचल में रहने वाले जिनको वन भूमि पट्टा दिया गया था, उन किसानों का जो धान की खरीदी के लिए पंजीयन नहीं किया गया। और तो हद तब हो जाती है जब यूपी के मैनपुरी में जिला पंचायत कार्यालय के अपर मुख्य विकास अधिकारी तपेश चंद्र के व्यवहार से कार्यालय के कई कर्मचारी काफी दुखी हैं। उनके व्यवहार से एक कर्मचारी इतना व्यथित हुआ कि उसने सोमवार को आत्महत्या की कोशिश की। दरअसल कार्यालय में तैनात मनोज कुमार चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। उसके अनुसार अपर मुख्य विकास अधिकारी उनसे घर पर घरेलू काम करवाते हैं, कपड़े धुलवाए जाते हैं, कचरा साफ कराए जाते हैं, नाली साफ करवाते हैं। न करने पर कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाते हैं। वे मुर्गा भी बनवाते हैं। उनके मुताबिक काम ना होने पर वह ऑफिस में अनुपस्थित दिखाकर निलंबित भी कर देते हैं। उनके इस रवैये से दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास किया। मनोज जी, आप बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या का इन्होंने वेतन काटा, परेशान करते, उल्टे सीधे काम करवाते हैं। क्या क्या जैसे उल्टे सीधे काम नाली साफ करवाते हैं और कहीं कचरा फेंकवाते, पीछे जो पेड़ से कटवा रहे हो, 25 फुट ऊपर आएंगे और हम डंडा ले लेके 2-3 बार मारने के लिए तैयार आमादा हो जाते और कह रहे सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो नौकरी न रखें। और मेरी उन्होंने चाबी चपरासी स्टाफ वाले से मुझे सस्पेंड करने के चक्कर में तब हमने कही सर आपने ही चाबी मेरी गायब करी है। इस बात पर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अरे कल परसों क्या हुआ था? हाँ, कल परसों की बात है। नहीं, पूरी समस्या बताओ, क्या समस्या थी? उन्होंने घर पुलिस भेज दी। फिर
उसके बाद हमारे लड़का बहू आते वे रोए भाई वे अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं नहीं घर में रहेंगे। हमारे नाती नाता जब चले जाएंगे फिर हम नौकरी करें क्या करेंगे। अच्छा, और कोई बदतमीजी की? बस ज़्यादा बैठने लगवाई, बदतमीजी गई बदतमीजी और कुछ बदतमीजी? छुट्टी ना देते। जो सुना कि मुर्गा भी बनाया आपको? तो बैठ के लगवाई। अच्छा, बैठ के कान पकड़ के। अच्छा, स्टोर में काम चल रहा, हमने चलो कोई बात नहीं है, स्टोर में काम चल रहा है तो हम कोई बात नहीं है। फिर स्टोर 4 बजे बंद हो गया कि इनके यहाँ पे शादी में जा रहे हैं सब लोग, तो अब बंद कर दिया और मुझे छुट्टी नहीं दी है। फिर उसके बाद हम चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने अब इस दिन मैंने फिर एक छुट्टी ली है, मेरी एक छुट्टी पड़ी थी तो हम जा रही थी नंसार अपनी। अब क्या समस्या आ रही है? अब तो वो फिर भी एक छुट्टी एप्लीकेशन लगी है और CL और तभी फिर भी काट दिया दोबारा, तो हमारी दूमा वेतन काट दिया 2 दिन का। शिकायत की आपने किसी से? सीडीओ साहब से गए थे। क्या कहा उन्होंने किया है कि देखो, फिर इन्होंने आज तुरंत फ़ोन किया एम साहब से, तो उन्होंने कि देखो क्यों स्त्रियों को परेशान करते हो, क्यों वेतन काटते हो, कि मुझसे कह के नहीं गई छुट्टी, कि अरे हम नहीं सर मांगे छुट्टी जी देते नहीं, कि आप जब इन्हें कही कि जब आप तुम छुट्टी दोगे नहीं तो इंसान तो गायब तो होगा ही, उन्हें यही कहा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमारी। करने लगे कि हमारी शिकायत करती हो, वहाँ पे शिकायत करती हो, ये वो हमारी रिकॉर्डिंग, हमने आप सुना तो रिकॉर्डिंग है, मुझे कोई बात ही नहीं कहने देते हैं, कुछ बोले करें तो चिल्ला पड़ते हैं। अच्छा व्यवहार नहीं है का? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत। आप भी कहाँ नौकरी करते हो? जिला पंचायत। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपकी? समझा सर, उस दिन हमको बुखार आ गया 16 तारीख को, तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने छुट्टी मांगी। छुट्टी बोले यहाँ दे जाओ, जब तबीयत खराब यहाँ कैसे दे जाए, ले तबीयत आ पाए, मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाने के बाद तुरंत निलंबित कर दिया। अच्छा, कब से निलंबित हो? 16 तारीख। डीएम साहब मिले थे? नहीं, किसी से मिले थे? किसी नहीं मिले, फिर निलंबित कर दिया हमको 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को निलंबित कर दिया। काम भी कर रहे हो यहाँ? काम भी करे, छुट्टी भी कैंसिल। 9 बजे बुलाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं और फिर भी कहते कि काम नहीं करते। छुट्टी भी फाड़िक फेंक दी, ऑप्शन लगा दी। क्या नाम है आपका? मेरा साहब शुक्रान। कहाँ नौकरी करते हो? नहीं, जिला पंचायत में। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपकी? समस्या ये है साहब, हम इनकी कोठी में ड्यूटी कर रहे हैं 2 साल से, जी। तब तक कोई बात नहीं हो। जब से हमने अपनी बेटी का संबंध किया है, कहाँ? मतलब इधर खेमसेपुर की तरफ, हाँ, तो मैंने साहब इनसे छुट्टी भी मांगी, छुट्टी हमको नहीं दी और हम चले गए, बोले नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने साहब हमें काम जरूरी है साहब, जहाँ से बड़े और काम होना, नहीं छुट्टी नहीं है। हम चले गए साहब, इन्होंने हमको तो उस दिन का हमारा वेतन काट दिया, वेतन काट दिया। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद हमने उस वेतन की मांग की, वो भी नहीं दिया साहब। साहब मेरी बेटी की शादी, मेरे साहब पैसे की आवश्यकता है, नहीं दिया। उसके बाद फिर जो साहब सस्पेंड कर दिया। कितने सस्पेंड चल रहे? अभी साहब 2 लोग सस्पेंड चल रहे हैं और 2 लोगों को ऐसे ही बुला लिया, वो डीएम साहब के द्वारा यहाँ बुलाया गया। तो आपने किसी से शिकायत की है? हमने साहब अभी किसी से नहीं की है। कल हमने जो है अपने एमए साहब को भी मैंने मांग की, उनका। अच्छा, कल सुनने में आया कोई आप नींद पे चढ़ गए थे? हाँ, मनोज कुमार नींद पे चढ़े, इन्हें बचाने के चक्कर में हम लोग सब लगे, अभी थे इन्हें बचाने का, हम कहीं भाई घटना न घट जाए इसलिए। अच्छा, जैसे आपके लोगों की समस्या नहीं सुनी जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग फिर यही करेंगे साहब, डीएम साहब से मिलेंगे, फिर जो भी होगा ऊपर तक। भाई जब हमको कुछ न्याय नहीं मिलेगा क्या करेंगे? और आपसे क्या क्या काम करवाते हैं ये? हम लोग साहब कोठी पे काम कराते थे, मुझे एब्सेंट दिखाया है, उस दिन मैंने कोठी पे काम किया। क्या क्या काम करवाते हैं? कपड़े धुलवाते, बर्तन धुलवाते, झाड़ू लगवाते, सब चीज़ जो है ये करवाते। और कोई नहीं करता तो उसे कार्यालय से दिखा के एब्सेंट कर देते। मैंने कार्यालय में चेक किया, ये अनुपस्थित पाए गए। ड्यूटी कोठी भी लेते, कार्यालय से निकलते। क्या नाम है मनोज जी? मनोज कुमार। कल क्या बात हुई थी? कल मतलब 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, मुझे भी सस्पेंड करने की धमकी देते और मारने के लिए कि मुर्गा बनाते हैं, तो हमने इस ज़िंदगी से बढ़िया मर जाना अच्छा है, लेकिन उससे ना के हम पेड़ पर चढ़ गए। फिर कहाँ फंदा डाल दिया, तब तक हमारे स्टाफ वाले और सब लोग एकदम पीछे पड़ गए। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरी मांग जो थी वो उन्होंने कही यहाँ सब सही हो जाएगा, इसलिए फिर रोका बहुत ज़्यादा, तब फिर हम रुकना पड़ा।
बिहार के बेतिया जिले की चखनी गांव निवासी एक साधारण परिवार की 2 जुड़वा बहनों ने एमबीबीएस इंट्रेंस क्वालिफाई कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सार्थकता को चरितार्थ किया है। बेतिया जिले के कुमारबाग स्थित नवोदय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाली शिखा और श्वेता ने बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग नीट 20 एग्जाम उत्तीर्ण किया है और एमबीबीएस में नामांकन के लिए चयनित हुई है। इस प्रतिभावान बेटियों के पिता दिलीप कुमार गुप्ता का मानना है कि आज के दौर में बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। विवाहिता की पहचान पीएससी की 9th बटालियन में तैनात फॉलोवर राहुल गुप्ता की पत्नी नेहा के रूप में हुआ। मौत की सूचना मिलने पर नेहा के परिजन पीएससी की 9th बटालियन परिसर पहुंचे और नेहा के पति राहुल पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या घटना हुई अभी? रात में तो मारा पीटा पूरी तरीके से। कह रहा था 10 लाख रुपए अपने घर से लेके आओ, मौसी के बेटे की शादी थी, कह रहा 10 लाख रुपए लेके आओ। तो कौन? हम लोग फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहा, फोन डिस्कनेक्ट करे जा रहा बार बार। तो हमने पड़ोसी में फोन करके कहा कि जाने बात करवा दो, फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रही है कि आखिर क्या बात है। तो पड़ोसियों को फोन करा, हमने कहा एक बार वीडियो कॉलिंग पे हमारी बात करवा दो, हम देख लें इसका चेहरा वगैरह कैसा है। तो इसने वीडियो कॉलिंग पे बात तक नहीं करवाई और हम 50 फ़ोन करते रहे, नहीं करा। तो बाद में छोटी वाली सिस्टर को फ़ोन करके गाली दे रहा कि तुमने पड़ोसियों को क्यों फ़ोन करा और तुम मेरा घर बर्बाद कर रहा हो तुम लोग, और ये उल्टी सीधी बातें करने लगा। तब छोटी वाली सिस्टर का जिसे इसने मारा उसका फ़ोन आया, जीजा जी जो मैं बात बता रही हूँ उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि आदमी जब से मैं मौसी के घर से आई हूँ तब से मुझे मारे जा रहा है और इसने मेरा जीना मरना दुश्वार कर रखा है, आज मुझे मार डालेगा। अच्छा, पहले फोन पे बताया था उन्होंने? रात पे बताया, फ़ोन की रिकॉर्डिंग है पूरी। अच्छा, तो क्या करते हैं? कितने टाइम पहले शादी हुई इनसे? सन 2005 में हुई है। 15 में शादी हुई है। तो लगातार परेशान कर रहे थे? हाँ, लेकिन ये कुछ बताती नहीं थी। हम लोग इससे बहुत पूछते थे। अभी थोड़े दिन पहले हाथ पैर जोड़ के लेके गया है कि आज के बाद ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो और क्वार्टर मास्टर को भी इसने अपने हाथ से जबरदस्ती लिखवाया कि जो ना मेरा पति मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तो आज क्या घटना हुई है इनके साथ? आज हम सब लोग अपने इसके घर आने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले खबर आ गई कि वो मर गई है। तो क्या मानती हैं इसमें? क्या इसने मारा है, मार डाला है। अच्छा, क्या वजह है जो ये मारा है? दहेज के पीछे। हाँ। तो काफ़ी समय परेशान कर रहे थे दहेज के लिए? हाँ। क्या करते हैं इनके क्या करते हैं इनके पति? क्या नाम है आपका? सुधांशु भटनागर। ये आपकी कौन है? सिस्टर है, मेरी छोटी बहन है। क्या बात हुई थी पूरी बात? इसका पति दहेज के लिए से प्रताड़ित करता रहता था हमेशा। क्या नाम पति का? राहुल गुप्ता। कहाँ पे, क्या तैनात है? ये पीएससी में नौकर है, फ्लोवर है। तो क्या ये दहेज मांगता था, मारता पीटता था इसे। 31 दिसंबर की रात को ही मारा पीटा था। फिर 1 जनवरी को मैंने इसके नाम की FIR थाना सिविल लाइन में करवाई थी। उसके बाद इसने माफ़ी मांग के हैं और समझौता करवा लिया। उसके बाद कुछ दिन तक सही चला, फिर ये बदतमीजी यही करता रहा। तो कैसे पता चला आपको? मतलब क्या आपको कौन आया? किसी मतलब मोहल्ले वालों ने बताया। क्या बताया कि ऐसे तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली, जबकि फांसी का कोई फंदा वहाँ पे घर में मौजूद नहीं है। क्या मानते हैं परिजन? ये इनके पूरे खानदान का हाथ है परिवार का, क्योंकि इनकी सास भी ऐसी हैं और ससुर भी वैसे तो फॉलिस पड़ा हुआ है। मैं जवान से वो कहता रहता अपने लड़के से कि पैसे मांग ले ससुराल से। कितनी उम्र है इनकी? मेरी बहन की 28 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। शादी कितना टाइम हुआ था? 5 साल हुए हैं। हाँ, सन 2015 में हुई थी। तो आपने शिकायत दी है किसी के नाम की? 1 जनवरी के नाम की शिकायत दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। किनके नाम की? इनके पूरी फैमिली के नाम के और राहुल गुप्ता के नाम के। हाँ जी, ये बुद्धि विहार के अशोक सम्राट नगर। एक फॉलोवर था जिसका नाम था राहुल गुप्ता। उसकी शादी नेहा भटनागर नामक महिला से आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी, जिसमें परिवार वालों का मतलब नेहा के जो उसके मायके वाले उनका आरोप है कि इन्होंने राहुल गुप्ता ने उसके साथ मारपीट की है और दहेज के लिए उनसे जो है लड़ाई झगड़ा करता था। इसी को लेकर के उनके बीच में विवाद हुआ, जिसमें जो है लड़की ने सुसाइड किया है और अभी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे उनसे तहरीर प्राप्त होती है और मुकदमा लिख करके और जो भी तथ्य हैं और साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर सुसाइड किया था? सुसाइड इन्होंने जो सरकारी क्वार्टर है फॉलोअर का, उसी घर में किया था। पीड़ित परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
इसके आरोपों की जांच की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रू केस ऑफ हैंगिंग है या फिर क्या है। इसमें तथ्य भी प्रकाश में आया कि इन दोनों के बीच में पिछले साल दिसंबर में भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पे इन लोगों का कुछ समझौता वगैरह भी हुआ है। तो हम दिखवा रहे हैं क्या कोई FIR पंजीकृत हुई थी या मीडिएशन सेंटर में गया था इनका मामला, तो वो भी देखा जा रहा है। जैसे इस पर कुछ होगा आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। यूपी के बलरामपुर पुलिस ने हत्या के मामले में सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर हत्या के कारणों का खुलासा किया। दरअसल बालपुर निवासी मंगलदेव यादव के हत्या के मामले में मृतक के पिता द्वारा 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस द्वारा गहन विवेचना कर वास्तविक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामला रुपए के लेन देन और अवैध संबंध का पाया गया। मृतक मंगलदेव यादव कयूम अली को कुछ दिनों पहले 27,000 रुपए उधार दिया था, जिसे मांगने के लिए मंगलदेव का कयूम अली के घर आना जाना हुआ और इसी बीच मंगलदेव का संबंध कयूम की पत्नी से हो गया। जब इस बात का पता कयूम को चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मंगलदेव की हत्या कर दी। 2020 को थाना देहात में बालपुर गांव में एक बॉडी मिली थी जो मंगलदेव यादव है उसकी थी, और ये उसके परिवार ने जहाँ पर जिस खेत में मिली थी संतोष मौर्य उसके साथ में 3 लोगों को नामजद किया था। और इसके जैसी घटना की सूचना मिली और उसके बाद अनावरण के लिए टीम लगाई गई, तो उसमें बड़ी सफलता के साथ CO नगर वरुण मिश्रा है हमारे, उन्होंने वर्कआउट किया है केस SOG की मदद से। और इसमें सही सत्यता ये है कि जो ये मंगलदेव यादव था इसका पैसे का एक डील हुआ था कयूम अली के साथ। कयूम अली को उसने अपना खेत दिया था, उस पर बटाई पे दिया था और उससे 3 साल से कोई पेमेंट कयूम अली ने नहीं किया था। तो 2.5 लाख का कुल बकाया इंटरेस्ट के साथ मंगल पे इसका बैठ रहा था। तो मंगल को जो पैसे मिलने थे, जो बार बार पैसे लेने आता था मंगल, तो उसी दौरान मंगल की कयूम की बीवी खलीफुन्निसा के साथ हो गई थी और लगातार ये करीबन 3-4 महीने से आपस में बात कर रहे थे। और 7 तारीख की भी 6 तारीख की शाम को इन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया और इन दोनों ने साथ में मिलकर उसकी हत्या करी है। और जब ये सब क्लियर हुआ है थ्रू कॉल डिटेल्स एंड बाकी जानकारी, तो अभी इनसे और पूछताछ करने पे इन्होंने सारी बात बताई है। इनके पास से मंगल का फ़ोन रिकवर हुआ है जो उन्होंने तोड़ दिया था, तोड़ के 3 पीस में डिवाइड करके उसका सिम भी फेंक दिया था, तो फ़ोन और सिम सब रिकवर हो गए हैं। जिस कुल्हाड़ी से इन्होंने इसको मारा था वो भी इन्होंने पास के घूर में छुपा दिया था और वो भी रिकवर हो गया है। इस प्रकार से 2 लोग को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इसका सफल अनावरण किया है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के खुटार तिकुनिया पूरनपुर रोड पर स्थित मोबाइल शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सब जली गया, इसमें आप देख लो, इसमें सब जली गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा है, सब नुकसान ही तो है। तब भी कितना आपका नुकसान हुआ? कम से कम 50-60 लाख रुपए का। इसमें क्या क्या सामान था आपका कीमती? सब कीमती मोबाइल थे, कैसे सीरीज थी, इसमें जो है सब बैटरियाँ थी, सब जो है सिम चार्जर वगैरह सब चीज़ थी मोबाइल की, जो भी सामान था। कितने कितने कीमती मोबाइल थे इसमें? कीमतें थे 25-30-35 हज़ार तक के मोबाइल थे कीमती। आपने किस टाइम जाना कि हमारी दुकान में आग लगी? हम लोग 1:45 बजे पता लगा, जब जो है यहाँ से जो है 112 ने जो हम लोग जब फ़ोन किया जो है तब हम लोग आए रात में। फायर ब्रिगेड क्या हुआ? वो जब फ़ोन किया दरोगा जी ने तब वो आए थे, मान लो जब वही 3 बजे करीब जो है। समाचार लगातार में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।